कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। यूपी की रिपोर्ट, लेकिन यूपी की रिपोर्ट के पीछे जो कहानी चल रही है वो आज हम आपको बताएंगे। आप देख रहे होंगे 2 दिन से राहुल गांधी हर जगह छाए हुए हैं। राहुल गांधी के विवादास्पद बयान वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, हेडलाइंस बन रही हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को गद्दार कहा। राहुल गांधी ने कहा ये कान पकड़ के मैं आपसे माफी मांगेगा या आके रोएगा जैसे पहले रोया था, ऐसे ही बोला प्रधानमंत्री के लिए। और लेकिन आप लोग तब मेरी बात नोट करके रख लीजिए कि वो दिन आने वाला है। हो क्या रहा है? राहुल गांधी अचानक रायबरेली में जाकर के ये बातें क्यों करने लग गए? अचानक तो कुछ होता नहीं राजनीति में, तो ये सोच समझ के जो वो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली 2024 जैसा कुछ यूपी में करने की कोशिश है, और क्योंकि समय कम रह गया है, और कल ही किसी विद्वान आदमी ने कहा कि वैसे तो बीजेपी को कोई दिक्कत दिखती नहीं है, लेकिन 7-8 महीना बहुत लंबा वक्त होता है, तो कोई चीज़ अगर वोटर के मन में घर कर जाए इन दिनों में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वही चीज़ करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने संविधान लहराना शुरू कर दिया है 2024 की तरह, और अखिलेश यादव ने आरक्षण का नारा लगाना शुरू कर दिया है। सेम थीम जो उस वक्त थी वो दोबारा आ चुकी है, वो उसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहानी बताई, सर हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था कि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और भारत को आने वाली तेल की सप्लाई रुक गई है। ये वो खुद बताते हैं। फिर उनको ये बताना है कि इसमें मोदी कैसे गुनहगार है, तो वो कैसे जोड़ रहे हैं उसको। मैं इसी पर रिसर्च कर रहा हूं आजकल। पीएचडी मिल जाएगी। हाँ देखिए, ये असाधारण काम कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है, तो क्या हुआ, वो लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये पहले आपकी रक्षा करता था, ये गायब हो गया है। ये जो मेरे हाथ में नहीं दिख रहा आपको, संविधान, ये आपकी रक्षा करता था और ये अब गायब हो गया है। तो ईरान और अमेरिका की लड़ाई से अब आर्थिक तूफान आने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब आगे वाले 3-4 महीनों में ऐसी महंगाई आएगी जो आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। खाद, गैस, केरोसिन सब बंद होने जा रहा है। और ये फिर मेरे हाथ में कुछ है, ये जो आपकी रक्षा करता था, इसको नरेंद्र मोदी ने फाड़ के फेंक दिया है। इसीलिए इसका सारा असर आप पर पड़ेगा। कैसे जुड़ रहा है मुझे नहीं मालूम, वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, संविधान संविधान कह करके। अच्छा, एक बात उन्होंने और, ये वाला डायलॉग भी आपको पूरा बता दूं। नरेंद्र मोदी आपसे कहेगा, रोएगा जैसे कोविड में रोया था, जैसे नोटबंदी में रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और ये मैं आज आपको बता रहा हूं। फिर आगे वो क्या कहते हैं, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए सर, राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, नेता भाषण दे रहा है, संविधान के हर नागरिक का हक है। नहीं 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 नहीं, आप ताली बजा रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया, संविधान हर नागरिक का हक है, तो लोगों ने ताली बजाई। तो वो कह रहे हैं नहीं, आप ताली बजा रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं। मगर आपके सामने, आपके मुंह के सामने इस संविधान को फाड़कर आरएसएस के लोग फेंकते हैं और आप चुप हो जाते हैं और आप कुछ नहीं करते। तो वो लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ ताली बजाना आता है, ये संविधान जब फाड़ के फेंका जा रहा है तो उस वक्त तुम क्या कर रहे थे। ये तो बात हुई इनकी। अखिलेश यादव बात कर रहे हैं आरक्षण की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 90 दिन में जाति जनगणना कराएंगे, और पीडीए का आरक्षण घोटाला हो रहा है, इस पर उन्होंने बुकलेट निकाली। उसकी बात डिटेल में अखिलेश यादव जी की कर लेंगे। सर ये है स्क्रिप्ट यूपी के इलेक्शन की, ऑपोजिशन की स्क्रिप्ट ये है। पहले तो आपने ओपनिंग रिमार्क में जो एक बात कही उसमें संशोधन जी, कि राहुल गांधी 2 दिन से छाए हुए हैं, राहुल गांधी बौराए हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोले क्या, कहें क्या। न कहने के लिए है कुछ, और समझ तो पहले से नहीं थी। तो इसलिए वो इस तरह की बातें, आपने कभी सन्निपात के पेशेंट को देखा है? डिलीरियम में कोई चला जाए तो उसको देखा है? वो बोलता रहता है। जो लोग सामने होते हैं वो सुनते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कुछ। उनको ये समझ में आता है कि आदमी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो वही हालत राहुल गांधी की है। वो सन्निपात के मरीज की तरह हो गए, जो बोलते जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, सर, और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। बिना सरकास्टिक हुए बोलिए।
हम बिना सरकास्टिक हुए बोल रहे हैं। अच्छा, सचमुच आप बताइए, आप रायबरेली चले जाइए, रिपोर्टर को भेज दीजिए, पूछिए राहुल गांधी ने 2 दिन जो भाषण दिया आपने उससे क्या समझा, क्या समझ में आया? देखिए कितने लोग मिलते हैं जिनको समझ में आया। मेरी बात को छोड़ दीजिए आप। और आज से नहीं, राहुल गांधी 2004 से राजनीति में है, आज तो आए नहीं है। 22 साल से वो कुछ कह रहे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे, तो वो ऐसी बात बोलते हैं जो सिर्फ वही समझते हैं। चलिए अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार जो वो गए 2 दिन में, तो वो ये तय करके गए थे कि मैं ये काम करूंगा, इतना तो मानते हैं आप? भाई उनको कहा, बताया गया होगा या जो भी उनके मन में आया होगा कि ये मोमेंट है और हमको इसको एक क्रिएट करना है, यहाँ से एक इशू क्रिएट करना है, ये तो वो तैयारी करके गए थे इसकी। भाई आपकी तैयारी से क्या होता है? जमीन पर तैयारी की जरूरत होती है। अगर आप चुनाव की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, हम कुछ भी सोच कर जाएं, हम सोच कर जाएं कि बस हम ये भाषण देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उससे कुछ होगा क्या? भाई उसके लिए संगठन चाहिए, उसके लिए ज़मीन पर मुद्दे चाहिए, उन लोगों को हमारी बात समझ में आनी चाहिए, लोग हमारी बात को मानने को तैयार हों। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की आपने बात की, इन लोगों को लग रहा है कि हर साल इम्तिहान में वही पर्चा आता है, तो हर बार तो वही पर्चा आता नहीं, और हर बार जो है चुनाव एक जैसा नहीं होता है, हर चुनाव अलग होता है। लोकसभा से विधानसभा का अलग होता है, विधानसभा से विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा से लोकसभा का अलग होता है। अगर 2024 का ही एजेंडा चलता तो 2024 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में 29 लोकसभा सीटें मिली थी, तो उनको 203 विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए थी। ठीक है, 80 मिली है सिर्फ। लेकिन ऑपोजिशन का तो काम ही है ना सर, अगर कहीं कोई हार्डशिप, अगर कोई हार्डशिप लोगों को दिख रही है, बिल्कुल ठीक बात, तो उसको भुनाए। नहीं भुनाए, इसके 20 उदाहरण है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, अटल जी बैलगाड़ी से संसद गए। ये होता है प्रतीकात्मक विरोध। एक नहीं, प्याज पे दिल्ली की सरकार गिरी थी कहते हैं, सरकार की। उसके अलावा फिर आप मुद्दा बनाए, नीचे जमीन पर मुद्दा बनाए, वो बहुत कारण थे, केवल प्याज के दाम पर नहीं गई थी वो। मतलब ठीक है, उस श्रेय जो है चल प्याज गई, के दाम, चल गई वो बात की प्याज हाँ। प्याज प्याज। उसी तरह से जैसे कि 2024 का चुनाव का नतीजा जो है वो संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस पर चला गया। मध्य प्रदेश के लोगों को मतलब नहीं आरक्षण से या संविधान से, गुजरात के लोगों को मतलब नहीं है, एक राज्य तेलंगाना के लोगों को मतलब नहीं है। तो कुछ राज्यों में वो मुद्दा चल गया, उसके और भी कारण थे, उस मुद्दे को श्रेय मिला, ये सही है। बीजेपी उसको ठीक से काउंटर नहीं कर पाई, ये भी सही है। लेकिन 2024 से आज हम 2026 में हैं, आप ये भी तो देखेंगे कि इन 2 सालों में क्या हुआ। उस परिवर्तन से जो 24 का मैंडेट था, उसके बाद से विपक्ष कहाँ खड़ा है और सत्ता पक्ष कहाँ खड़ा है। उसी वोटर ने तो वोट दिया है। ये जो राज्यों में बीजेपी की जीत हो रही है इतनी प्रचंड, ये कोई दूसरी जगह से, दूसरे ग्रह से तो वोटर आए नहीं है। लेकिन सवाल यूपी का है, झटका यूपी ने ही दिया था, और यूपी के वोटर को 24 के बाद अब मौका मिल रहा है दोबारा। ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, बहुत छोटा मौका था बाई इलेक्शन का। बाई इलेक्शन में पता चला कि लोगों का मूड क्या है, 24 में क्या था, अब क्या है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संगठन की जो मशीनरी है, उनकी स्ट्रेटेजी बनाने की जो ताकत है, उस सब को आप इग्नोर कर दे रहे हैं। कोर्स करेक्शन करने में इस पार्टी का कोई जवाब नहीं है पूरे देश में। ये नीचे जाती है, वहां से कैसे उठकर आती है, जैसे स्प्रिंग नीचे से जो है उछलकर ऊपर जाती है, उस तरह से आती है। बार बार उदाहरण देना चाहिए 1984 का, 2 सीट से सिर्फ 5 साल में 85 लोकसभा सीट्स पे पहुंच गई। कौन सी पार्टी ने ऐसा चमत्कार किया है, बताइए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कोर्स करेक्शन किया है वो विधानसभा के चुनाव में दिखाई दे रहा नतीजे में। अच्छा ठीक है, आपको इसमें कहीं कोई शक दिख रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर संविधान और आरक्षण के कार्ड को खेलना चाह रहे हैं? नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वही उनके पास हथियार ही है, इसके अलावा हथियार क्या है। और ये आप ये मत समझिए कि राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव आरक्षण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आरक्षण की ही बात कर रहे हैं। संविधान का जो मतलब वो देते हैं वो इसी रूप में होता है ना, संविधान और क्या।
तो संविधान समझाने का बस ये, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हैं तो खुलकर उस रूप में नहीं बोल आदमी को सकते हैं। संविधान जब बताते हैं तो उसको आरक्षण ही समझ में आता है। वही समझ में आता है उस तरह के ऑडियंस के लिहाज से कि जिसको वो टारगेट करना चाह रहे हैं। तो मकसद पूरी तरह से वही है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो उस तरह से खुलकर बहुत ज़्यादा आरक्षण पर नहीं बोल सकते जिस तरह से अखिलेश यादव बोल सकते हैं। अन्यथा मंशा एकदम से वही है कि उस तरह के नैरेटिव हो, क्योंकि वही एक सेट फॉर्मूला है उन लोगों के पास। इस फॉर्मूले के अलावा जैसे अगर यूपी के इलेक्शन जाति पर ना जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो उनकी पुरजोर कोशिश रहेगी कि जाति पर और इस रूप में कि आरक्षण को डैमेज, आरक्षण को खतरा, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी। ये जो बात सर ने कहा कि पार्टी नीचे तक जाती है कोर्स करेक्शन करने के लिए, क्या कोर्स करेक्शन किया यूपी में इन्होंने? जैसे लेटेस्ट अगर उदाहरण के हिसाब से आप देखें तो पहला उदाहरण आपको दिखा होगा कि इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, अभी जो 6 लोगों को दिलाया गया उनकी जाति आप देख लें आप, किस किस भौगोलिक क्षेत्र से किस जाति किस व्यक्ति को लिया गया है। क्योंकि बीजेपी भी ये बखूबी समझ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि कास्ट पर लेके जाएं, तो कास्ट वाले फैक्टर को कैसे हम यूटिलाइज कर सकें। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया पंकज चौधरी को, उसी ज़िले से मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बावजूद पंकज चौधरी को वहीं से बनाया गया क्योंकि वो कुर्मी कास्ट पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ नहीं थी। तो जो इस तरह की गलतियाँ हुई हैं उसको साधने के लिए बीजेपी बहुत ज़्यादा सतर्कता रख रही है। और उस तरह की चीज़ें जो पिछले इलेक्शन में चला था ना, ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया था। वो एक माहौल ऐसा था कि कुछ उस तरह के बयान आए, कुछ बीजेपी नेताओं के भी बयान आए, उसका फ़ायदा उठा के उन लोगों ने अपना फैला दिया। जैसा कि बिहार में आपको ध्यान होगा 2015 में यही फॉर्मूला वहाँ भी था जी, आरजेडी जेडीयू का कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, और 15 से लेकर अभी तक 26 हो गया, उसमें कहीं कुछ नहीं होना है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं है, ना आपके पास फेस है, ना वैसा संगठन है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई मुद्दे हैं, ना बीजेपी की तरह वाला लोकप्रिय चेहरा है। मतलब किसी भी फ्रंट पर अगर आप टिक करना शुरू करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन कोसों आगे, जितना बड़ा बुके है इन लोगों के पास सहयोगी दलों का। अब ऐसे में सारी उम्मीदें जाके वहीं टिक जाती हैं कि किसी तरह से जात और आरक्षण को कराओ और फिर उसके सहारे। मनोज जी को मैं हर बार आते हैं तो कुछ मुझे नहीं पता, कुछ मुझे नया सर्वे का बताएंगे, क्योंकि इनका काम चल रहा होता है लगातार। भाई एजेंसी ऐसा तो है नहीं कि 2 महीना पहले जागती है, आप लोग तो नॉन स्टॉप काम करते हैं। क्या आवाज़ आ रही है सर यूपी से? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि चेहरे पे चुनाव होगा यूपी का। अच्छा, जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, ये पीडीए के जगह मुझे लगता है कि चेहरे पे चुनाव होगा। सामने कौन सा चेहरा है और हमें किसे लेकर आना है, इसमें जातियां पूरी तरह से बिखर जाएंगी। और यहीं पे जाकर गलतियां, मैं कई बार आपके साथ ये प्रोग्राम किया, उसमें बोला हूं कि अखिलेश यादव को ये लगता है कि हम 27% वोट को पकड़ के रखें, और उस 27% के लिए लेकर 25 गलतियां वो करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी वो चली जाती है क्या 73-74% वोटों पे काम करने के लिए। ये मुस्लिम यादव से आगे नहीं, पीडीए बना तो देते हैं, लेकिन इस पीडीए में उस जो यादव जो जिस जाति से वो आते हैं उससे कितने लोग त्रस्त हैं। उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत के जितने भी राज्यों में जाएंगे, यदि आप केसेज उठाकर देख लें तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की ज़मीनों पर किसी का कब्जा है तो यादव जातियों का है, सबसे ज़्यादा केसेज है। हम लोग रिसर्च करते हैं तो इसमें भी पता लगाते हैं कि भाई वो जातियाँ हैं उसके पास जाना क्यों नहीं तैयार होती हैं। जैसे प्रदीप जी ने जब बताया कि भाई 2024 का इलेक्शन एक मुद्दा था, पीडीए भी कह सकते हैं उसमें, संविधान भी कह सकते हैं उसमें, एक वक्तव्य जैसे देवेंद्र जी बताया कि एक नेता का वक्तव्य था जो चुनाव को कहीं लेकर चला गया था। तो ये सब मिलकर, और मुझे तो लगता है कि उस समय का जो लंबा चुनाव था वो भी एक मैटर था जिसमें कार्यकर्ता पूरी तरह से थक चुका था अपने चुनाव को लेके। अभी जो आपने लेकिन जो जाति वाली बात की, खासकर आपने कहा कि डोमिनेंट कास्ट यादव और उसका क्या रिलेशन है बाकी जातियों के साथ, मेरे मन की बात आपने कह दी, मैं फोन में वही ढूंढ रहा था। एक बारीक सी बात है, लेकिन अभी मनोज जी ने जो बात कही उसको सत्यापित करने के लिए, कल ये जो अभी बयान, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल अखिलेश यादव ने, आरक्षण चोरी किया जा रहा है इस नाम से, पर पंकज चौधरी जी ने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक जवाब लिखा उनको ट्विटर पर। मैं वो जवाब पढ़ा, सर लंबा चौड़ा जवाब है, सब बता रहे थे कि आपकी तो काल में ये होता था, मुलायम सिंह जी के जब चीफ मिनिस्टर से तो ये हुआ, आप चीफ मिनिस्टर थे तो ये हुआ, ऐसे भर्ती होती थी, ऐसे लूट होती थी, सब उन्होंने उसमें बताया। एक पैराग्राफ जो है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और ये मुझे उस वक्त स्ट्राइक किया। मैंने कहा पार्टी काम करे इस सोच पर, ये समझ में आता है, उसको ओपनली कहना वो अलग बात है। एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश गवाह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन के सबसे बड़े लाभार्थी यही पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग के लोग हैं।
फिर आगे लिखते हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, हमने गैर यादव ओबीसी, फिर जाति लिखते हैं मौर्य, शाक, सैनी, राजभर, निषाद, चौहान, कुर्मी और गैर जाटव दलितों को केवल वोट बैंक नहीं माना बल्कि उनको सरकार और संगठन में हिस्सेदारी दी है। वो गिना रहे हैं और लिख रहे हैं गैर यादव जातियां और गैर जाटव दलित। अब वही मैंने बोला कि इस बार चेहरे पे चुनाव होगा। जो ये पीडीएफ है 2024 में आपने उसको यूटिलाइज किया, हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन वहां पे आपका एंड है। एक ही मुद्दे पे एक ही पॉलिसी पे कभी इलेक्शन नहीं होता है। आप बंगाल का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, हर बार उसको चेंज किया जाता है कि भाई लोगों में बना रहे। आप उससे निकल, एक संविधान को दिखाकर उसमें पन्ने पे क्या है ये तो कम से कम राहुल गांधी जी को पढ़ लेना चाहिए था। पढ़ इसलिए लेना चाहिए था, जो भाषा का जो तरीके अपनाते हैं, जो बोलने की उनकी शैली है, वो सब संविधान के विरुद्ध है। तो सबसे पहले आप संविधान को अपना रहे हैं तो उसको पढ़कर उसको शिष्टाचार में लेकर आए। आप किसी भी कोई प्रभावित नहीं होता होगा उनका समर्थक? क्यों प्रभावित होगा? समर्थक है तो समर्थक ही रहेगा। समर्थक तो समर्थक वो हट सकता है। चलिए थोड़ा जो नॉन अलाइंड वोटर होता है थोड़ा वो देखिए 10% ऐसे वोटर है जो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली बार मायावती को वोट नहीं मिला तो नहीं मिला। पिछली बार कुर्मी 2024 में हटे तो राजभर को इस बार कुर्मी नहीं वोट देंगे। संजय निषाद को जो पहले मिला तो ये सब चेंजेज होता है। तो उसी पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काम आदि। चिराग पासवान को क्या बिहार में अपना वोट मिला था? कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस तरीके से समर्थन दिया और इस तरीके से कार्य किया, उनके जो कैडर होता है कि चिराग को समर्थन मिला। 21-22 सीट पर लड़े तो 19 जीत कर चले आए। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए नहीं, उसके जो अलायंस होते हैं उसके को भी कैसे उठा के लाना है। तो ये गैर यादव ओबीसी और वो दलित वोट जो है गैर जाटव, मायावती जी का वोट छोड़ करके बाकी, ये वापस लौटेगा बीजेपी के पास? 100% लौटेगा। आपने किया क्या 2024 में? जो बोला आपने, जो पीडीए बनाया था, पीडीए के लिए आपने किया क्या? क्या करें ऑपोजिशन में? वो कर क्या सकते अरे हैं? क्यों नहीं? ऑपोजिशन में तो सबसे ज्यादा करने का मौका होता है। सरकार में रहते हुए सेलेक्ट करके करना पड़ता है कि भाई हमको ये काम करना है और इनको जेन्युइन करना है। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो, हमारे लिए तो ज्यादा ऑप्शन, हमारे लिए एरिया बड़ा है काम करने के लिए। आप सिर्फ जाकर बैठकर घरों में नहीं काम कर सकते हैं। विपक्ष है तो आप सामने आइए। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी क्या बाहर सरकार में रहकर काम किए थे? क्या विपक्ष का नेता ही थे? लोगों के पास अपने मैसेज को, हिंदुत्व का ही मैसेज कहिए, लोगों के पास पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया उसने? तो ये चीजें अखिलेश जी को देखना पड़ेगा ना कि कैसे वो समर्थन देने चले जाते हैं ममता बनर्जी को बंगाल में, अपने रिश्तेदार को बिहार में नहीं देने जाते। तो यानी वो सेलेक्टेड कास्ट को जोड़कर अपने साथ करते हैं। दूसरा, उनका सबसे जो ओबीसी में सबसे बड़ा जो है यादव के बाद में, वो कुर्मी कोयरी होते हैं। उनकी बात अभी कर रहे थे। कुर्मी कोयरी आज के डेट में मेरे हिसाब से बहुत, थोड़ा बहुत कहीं कहीं छिटक्का है, लेकिन इतने तरीके से नहीं वो अलग हुए हैं इससे कि ये कहा जाए कि वो चले आए हैं अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव के पास आने के लिए भी तो उनके पास होना चाहिए कि हमारे लीडर्स को, हमारी जाति को क्या आप सोच के रखा है। शेड्यूल कास्ट में जब भी कोई होता है, कोई ऐसे, आप बताइए कितने सारे मुद्दे उठाया है क्या अखिलेश यादव ने? राहुल गांधी जो वहीं रायबरेली में वो दलित आइकॉन है, क्रांतिकारी वीरापासी जी, उनकी मूर्ति का अनावरण भी कर रहे थे। तो मुझे फिर वो याद आ गया, तनुज पुनिया मायावती से मिलने चले गए थे तो मुलाकात नहीं, दरवाजा नहीं खोला, ऐसे ही लोग कह रहे हैं। फिर याद आया एक पुरानी घटना, मैंने शरद को तो पूरा सब विवरण उसका याद होगा। सोनिया गांधी दिल्ली में मायावती के घर चली गई थी एक बार मिलने, 2004 में। 2004 में उनसे भी रामविलास पासवान से मिलने 10 जनपद पार करके जो है बगल में घर था उनका रामविलास पासवान। क्या हुआ सर? अलायंस हो गया 2004 में, सरकार ही इसीलिए बन पाई। नहीं, प्रीपोल अलायंस हो गया था मायावती से? नहीं, प्रीपोल अलायंस किसी से नहीं हुआ था। 2004 में जो लोग थे वो सब पोस्ट पोल अलायंस थे, चाहे आरजेडी हो, चाहे पासवान हो। मायावती ने तो खैर पोस्ट पोल अलायंस भी नहीं किया था, समर्थन दे दिया था। समर्थन भी नहीं दिया था, विरोध नहीं किया। ओके। तो समय समय पर जो है, मैंने इसलिए पूछा मायावती जी का कांग्रेस से अभी तक का क्या ट्रेंड रहा है रिश्ते का? सिर्फ एक बार 1996 में प्री पोल अलायंस किया था और ये स्ट्रेटजी बनाकर कांशीराम ने किया था कि कांग्रेस को गिराना है। तो कांग्रेस को 125 सीटें दी, 425 होती थी उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और 300 सीटों पर जो है बीएसपी लड़ी
कांग्रेस जो 47 से 77 तक लगातार रही और उसके बाद 80 से 89 तक जो है सत्ता में रही, सबसे बड़ी पार्टी थी, उस दिन से कांग्रेस कभी उठ नहीं पाई। अलायंस कांग्रेस से किया कांग्रेस को ही गिराने के लिए? हाँ, अच्छा। और गिरा दिया। आज तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उठ नहीं पाई है। तो इसलिए, और मायावती को यह मालूम है कि दलित वोट कांग्रेस के साथ रहा है लंबे समय तक, तो कांग्रेस से अगर अलायंस करेंगे और एक बार दलित कांग्रेस के साथ चला गया तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा। तो इसलिए वो कांग्रेस से अलायंस कभी नहीं करेंगी और बार बार खुले रूप से कहती है, ऐसा भी नहीं है कि कोई छुपी हुई बात है। उसके बाद 96 के बाद कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं हुआ बीएसपी का। समाजवादी पार्टी से 93 और उसके बाद फिर 2019 दो बार हुआ, एक बार विधानसभा में, एक बार लोकसभा में। लेकिन उसके अलावा किसी से, ये 3 प्री पोल अलायंस बीएसपी ने किए हैं, उसके अलावा किसी से प्री पोल अलायंस जो है किया नहीं है। और अभी जो बयान आए हैं मायावती के, साफ साफ उनका कहना है कि किसी से नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने कभी बोला कि मायावती के साथ अब दोबारा नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मायावती ने साफ बोला कि मुझे नहीं जाना है। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो गए तनुज पुनिया और वो दूसरे नेता जो हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसे ही उठ के चल दिए? ऑब्वियसली उसके पीछे कोई सोच रही होगी। और क्या अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये प्रयास किया गया कि मायावती जी को टटोला जाए जाके? नहीं, वैसा अगर होता ना तो स्ट्रक्चर्ड वे में होता, फिर उसके बाद इस तरह से नहीं होता है कि मतलब ऐसे ही जाके, उनको भी तो पता ही होगा ना कि मायावती ऐसे नहीं मिलती हैं कि आप सीधे पहुंच जाइए और वो आपसे मिल लेंगे। और उसके बाद फिर पार्टी सो कॉज नोटिस भी जारी कर रही है और इस तरह की मुलाकात होनी होती तो बहुत गोपनीय तरीके से कर ली जाती। तो उसमें ज़्यादा यही समझ में आ रहा है कि इन लोगों के उत्साह ज़्यादा। और अखिलेश यादव के हिसाब से आप देखें तो वो तो एकदम दोनों हाथ खोल के स्वागत करना चाहेंगे मायावती जी का। हाँ, इसमें कहाँ कोई डाउट होनी चाहिए। लेकिन मायावती किसी कीमत पर नहीं जाएंगी। अब कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, प्रियंका गांधी के इतने इक्वेशन, इतनी सारी चीज़ें वहाँ मायावती साथ चली जाएंगी। दूसरा, मायावती ये क्यों चाहेंगी कि बीजेपी जैसी पार्टी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाए? तो उनके पास कोई कारण भी तो होना चाहिए ना ऐसा चाहने का। कोई फायदा भी दिख रहा है, फायदा दिखे भाई, करे कोई तो एक कारण हो। ठीक है। ऐसा चंद्रशेखर करने का के लिए फुटप्रिंट फायदा बढ़ेगा क्या इस चुनाव में? उस पॉकेट के अलावा नगीना वाली जिला, लेकिन उसके मुझे लग अलावा रहा है कुछ कि इस लगता बार नहीं कि- चंद्रशेखर के लिए वो जगह भी ठीक नहीं है जहाँ से जीते हैं। जहाँ से हाँ, लेकिन वहाँ पर वो अपना करंट वरेंट वो जो बनाते रहते हैं। इसके अलावा इस विधानसभा चुनाव में वो कुछ भी और मुस्लिम होना और नहीं है। दलित वोट से ही जीतते इनकी हैं। रणनीति सौरभ ये देखें कि जैसे इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में महंगाई का असर लोगों पर पड़ना है। गवर्नमेंट भी इस बात को बखूबी समझ रही है। अभी जैसे पीएम जो मीटिंग कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, उसमें जितने प्रभावित सेक्टर हो सकते हैं, इस वक्त भी चल रही है ना, अभी ऑलरेडी मीटिंग चल रही है सेवा तीर्थ में। उसमें जैसे पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इस तरह की मिनिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत हो रही है। और 7 से 8 सेक्टर ऐसे चुने गए थे कि वेस्ट एशिया क्राइसिस पे किन किन सेक्टर पे इसका असर पड़ना है, कैसे आपको उनको हैंडल करना है। तो अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका असर महंगाई पे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार की ये जिम्मेदारी बड़ी रहेगी और बड़ा चैलेंज रहेगा कि कम से कम आप उसको बढ़ने दें और उसको ठीक तरीके से कैसे लागू करें। वहीं पर उन लोगों को उम्मीद दिख रही है। और इस चीज़ को, जो कि ये ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता। अगर दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस है, दुनिया में इतनी महंगाई है, तो भारत में क्या ही कर सकता है। लेकिन इसी चीज़ को वो सीधे संविधान आरक्षण से जोड़ के, ताकि वैसे लोगों को समझ में आ जाए कि सरकार की गलती थी इसलिए ऐसा हो गया, तो वहाँ पर अपनी उम्मीद वो लोग देख रहे हैं। आज एक आपके जैसे ही सीनियर सेफोलॉजिस्ट हैं प्रदीप गुप्ता जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने हम प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी असेसमेंट में ये कहा है कि ये वन पार्टी डोमिनेंस एरा है, जैसे कांग्रेस का रहता था, अब ये रहेगा। और उन्होंने इसकी अवधि 20 साल बताई। अब 2014 से 20 साल बता रहे हैं कि आज से 20 साल बता रहे हैं, वो नहीं मुझे समझ में आया। लेकिन वो कह रहे थे कि भाई अभी तो टक्कर विपक्ष दे पाए, इसकी गुंजाइश नहीं दिखाई देती बीजेपी को। देखिए, मुझे लगता है कि वो सर्वे पे नहीं दिए होंगे, जो सिचुएशन है, जो सामने लीडर है, उसको देखकर उन्होंने कहा होगा। कभी भी ऐसे सर्वे एजेंसियां होती हैं जो ये बता दे कि पिछले अगले 10 साल 15 साल तक क्या होगा, ऐसा नहीं, ऐसी भविष्यवाणी कभी नहीं हो सकती है। वो इलेक्शन का ही बताया जा सकता है कि भैया 5वें साल के इलेक्शन में क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिए होंगे कि जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो इस तरीके से राहुल गांधी का वक्तव्य आ रहा है, अखिलेश यादव के अभी भी चुनाव कहिए कि अपने नहीं आए हैं नेशनली, या मतलब सेंटर के इलेक्शन के लिए तो फिर भी कोई आदमी ऐसा रिस्क ले सकता है, स्टेट इलेक्शंस में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। अब जैसे बंगाल की जीत हुई,
एज ए सेफोलॉजिस्ट आपने क्या पाया कि ऐसे बड़ी विक्ट्रीज का अगले चुनाव पर कुछ असर रहता है, कुछ हैंगओवर रहता है? 200% रहता है, कम से कम कार्यकर्ताओं के अंदर तो भरपूर रहता है। अच्छा। और चुनाव कोई भी होता है, लीडर हैं या कार्यकर्ता मिलकर ही जनता को लेकर आते हैं और उससे वोट जीतते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जैसे हम लोग यूपी की बात कर रहे थे, ये लोग समझते नहीं पीडीए बनाकर क्या निकालना चाहते हैं। बंगाल में वैसी सीट वोट नहीं निकल सकता ना। बंगाल में ऐसे जीत कर आए हैं और ऐसे जगह से जीत कर आए हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। यदि वहां पे 100% एसटी सीट, 75% एससी सीट, कौन सा पीडीए कहां काम कर रहा आज है? एक मैंने वो डेटा आया है, आपने शायद पढ़ा होगा, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बूथ वाइज डेटा जारी हो गया है ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। किसी घर के बूथ पर जो हार किसी गई बूथ पे 40 वोट, किसी पे 20, 400 से 700 वोट बता रहे हैं एक बूथ पे होते हैं, 40, 50, 70, 80 ऐसे वोट भी उनको मिले हैं। जिस एरिया में वो रहती हैं वहां पर भी आधे से कम वोट मिला है उनको। तो वही कर रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है इलेक्शन का, उसको तोड़ने की स्थिति में आज मुझे लगता है कि अखिलेश यादव नहीं। वो बार बार 24 को कहकर आप उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बूथ पे 5 वोट बढ़ा दो, भाजपा दिखाई भी नहीं देगी। हर बूथ पे 5 वोट बढ़ा लो जाके बस। कैसे बढ़ेगा इसके बारे में तो बता दें कि भैया कितना वोट था सर? नहीं घटेगा कितना, ये उसका भी तो उसका हिसाब भी तो करना हिसाब चाहिए। 22 में कितना वोट था समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का? हम अंकल 6 या 7% का अंतर था। 6-7। तो उसी आधार पर कुछ कह रहे होंगे हर बूथ पर इतना इतना वोट बढ़ा लो। उन्होंने कहा 5 वोट बढ़ा लो। खैर वो तो बहुत कुछ कह चुके हैं। एसआईआर हुआ तो उन्होंने कहा बीजेपी हार गई। हर सीट पर जो है बीजेपी कम से कम 20,000 वोट से हार गई। देखिए सौरभ जी, एक चीज जान लीजिए, जो एसआईआर में हुआ है भैया खाली एसआईआर में जो हुआ है, एसआईआर के कारण जो इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार, मैं बार बार बोलता हूं, चाहे बंगाल का ले लीजिए, चाहे बिहार का ले लीजिए और उत्तर प्रदेश का, वो वोटर मारे गए जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोटर थे। वो कौन वोटर थे? छापा वोटर, बोगस वोटर। किसी भी मुस्लिम एरिया में चले जाइए, हर बूथ की कहानी यही है कि 50% वोट है, एक ही आदमी मार देता है, 10 आदमी मिलकर मार देते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता, किसी की हिम्मत नहीं होती। तो ये बीजेपी सच्चाई है। अगर बीजेपी जीतती है तो मार्जिन और बढ़ना चाहिए पिछली बार से। एकदम बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ेगा? मैं तो कहा ना कि कोई कारण आप सौरभ जी बताइए कि क्या हो सकता है कि आज योगी आदित्यनाथ को छोड़कर लोग अखिलेश यादव के जाएंगे। कोई मुद्दा होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया होगा, पावर खराब हो गया होगा, सड़क खराब हो गया होगा, जो इनका अन्न वाला जो सबसे ज्यादा इनका पॉपुलर है वो खराब चल गया होगा, या बहुत बड़ा करप्शन स्टेट में हो गया होगा कि वो दिख रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ इतने पैसे कमा रहे हैं। कोई तो कारण होगा ना। वही तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं, कैसे बनेगा? हम महसूस जो कर रहे हैं उसको कैसे एक्चुअली बनाएंगे? वही बनाने की कोशिश कैसे करते हैं? उनका जो रोज का जो है, आप देखिए कार्यक्रम जो है उनका, जो रोजमर्रा का प्रोग्राम रूटीन जो है उनका, रूटीन जो है, वो पार्टी दफ्तर में 150 कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, डेली बुलाते हैं कि संघर्ष करना है, पार्टी की सरकार बनाना है, बीजेपी को हटाना है, आप लोग जुट जाइए। और उसके बाद घर जाके सो जाते हैं और एक ट्वीट आ जाता है, 1, 2, 3 ट्वीट आ जाता है। जिस दिन कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा था यूपी में, आप रनिंग कमेंट्री भूल जाते। अखिलेश यादव के ट्वीट जिस गति से आ रहे थे, अरे 6 मंत्री बन रहे थे भाई, कोई नई सरकार नहीं बन रही थी, पहली बार नहीं बन रही थी। आपका उसमें मतलब क्या इंटरेस्ट है? आपके उस ट्वीट्स को कौन पढ़ रहा है, किस पर असर हो रहा है? दूसरी बात यह है जो आपने प्रदीप गुप्ता की बात कही, लोग तुलना करते हैं जो वन पार्टी डोमिनेंस था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज था आज़ादी के आंदोलन का, उसकी लिगेसी का। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति की तुलना करेंगे तो बीजेपी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये विचारधारा पर आधारित पार्टी है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी ताकत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो किसी पार्टी के पास नहीं है इस तरह का संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। तो बीजेपी जब बढ़ेगी, देखिए तो चुनाव तो तब भी हारती है ना बीजेपी, ऐसा तो नहीं किया जाए। चुनाव है, हार जीत तो लगी ही रहेगी। सवाल यह है एवरेज का होता है। आपकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंसी है तो कम एवरेज देगी, हाईवे पे चलेंगे तो ज्यादा देगी। तो एवरेज देखते हैं ना आप। वो एवरेज किससे बना हुआ है?
किस वजह से बना हुआ है? वो सिर्फ मोदी नाम से बना हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ मोदी नाम से बना हुआ होता तो 98 में सरकार नहीं बनती बीजेपी के केंद्र में। उससे पहले इतने राज्यों में जो सरकार बनी, 2003 से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारें बन रही हैं। 15-15 साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार रही। उस समय तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। 1991 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी। तो ऐसा है कि अयोध्या से जो हवा शुरू हुई हिंदुत्व की, वो पहुंची तो पूरे देश में, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव उस तरह से देशव्यापी नहीं हुआ। उत्तर भारत में ज़्यादा हुआ, पश्चिम भारत में हुआ। मेरा मानना है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वो हिंदुत्व की आंधी बनेगा आने वाले दिनों में। इस चुनाव के नतीजे को आप साधारण चुनाव का नतीजा मत मानिए। 15 साल नहीं बल्कि 49-50 साल के संघर्ष के बाद यह दिन देखने को मिला है बीजेपी को। कांग्रेस से लड़े 30 साल, 34 साल लेफ्ट से लड़े, 15 साल ममता बनर्जी से लड़े। और इसका असर पूरे देश में होगा? इसका असर बहुत ज्यादा पूरे देश में होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। और केवल बीजेपी जीत गई है, उसकी 207 सीटें आ गई हैं, इस आधार पर नहीं कह रहा हूं। आप पूरे पश्चिम बंगाल में गली मोहल्ले गांव में जिस तरह का उत्सव हो रहा है, और उनमें से मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता कभी नहीं रहे होंगे। सर, वो उनके 50 साल के अनुभव के आधार पर हुआ ना। उन लोगों ने जो 50 साल में देखा, वो बाकी पूरे देश में तो वो अनुभव नहीं है हम लोगों का। पूरे देश को समझ में आ रहा है कि अगर ऐसी सरकार होगी तो आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। ये ऐसा नहीं है कि वही रुक जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तो क्या हुआ। बिहार में लोगों ने देखा है कि लालू प्रसाद का परिवार रहा तो क्या हुआ। तो ऐसे ही परिवर्तन नहीं हो गया। तो जो देखा है, महसूस किया। और आज की दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हर व्यक्ति को हर जगह की खबर है। गांव में बैठे हुए आदमी को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस राज्य में हो रहा है और दूसरे राज्य में पता ही नहीं चलेगा। लोग तो ये कह रहे हैं, मतलब लोग से मेरा मतलब है, मतलब जो लोग चाहते हैं ये कि नरेंद्र मोदी हारे, नरेंद्र मोदी हटें, वो एक कॉकरोच पार्टी बन गई है ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे। उसके 4 दिन में 1.5 करोड़ फॉलोवर हो गए। तो लोगों ने कहा ये है, देखिए देश का मूड, ये है नौजवान, ये है जेनजी भारत का। उसमें सौरभ आए हैं, उस पे आने से पहले मैं आपको एक मजेदार चीज़ बताऊं। जैसे अखिलेश यादव ने जो 5 वोट बढ़ाने की बात कही है ना, वो क्या है, बीजेपी का बूथ जीतो चुनाव जीतो पर कार्यक्रम का रेप्लिका, उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह जी से एक बार इस बात को कहा गया, पूछा गया कि सर आपकी जो भी स्ट्रेटजी है आप लोग तो बता दे रहे हो, इवन प्रिंटेड में चला जा रहा है अलग अलग पार्टी के नेताओं के पास, तो ये फॉर्मूला तो अपोजिशन वाले भी अपना लेंगे आप लोगों की जीत का जो भी फॉर्मूला है। तो हंसे, बोले कि पहली बात तो ये कि इतने सारे लोगों को काम पे लगाना है तो आपको ये बताना होगा। दूसरी चीज़ कि मसला ये नहीं है कि आपको तरीका पता है कि नहीं। जैसे सभी स्टूडेंट्स को ये पता होता है ना कि बहुत पढ़ोगे तो फर्स्ट क्लास नंबर आएगा, लेकिन वो पढ़ते हैं क्या? किताब तो वही। तो मसला फॉर्मूला का नहीं है, वही किताब वही चीज़ सबको पता होता है, मेहनत कौन करता है वो देखने वाली बात होती है, जो हमारे सिस्टम करते हैं। दूसरी चीज़ सर आप देखें कि उनके एलाइज के हिसाब से, अपोजिशन वाले एलाइज के हिसाब से, यूपी में फैक्टर नहीं है, लेकिन अपोजिशन की प्रवृत्ति आप देखें कि शरद पवार ने अभी एक दिन पहले पीएम मोदी की तारीफ की है कि दुनिया में प्रधानमंत्री मान बढ़ा रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं भारत। उसके बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के लोग एकदम सख्ते में। और इनके एलाइज का दूसरा रूप देखिए कि तमिलनाडु में इधर राजीव गांधी जी को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वो प्रभाकरन का जिस दिन निधन हुआ था, लिट्टे प्रमुख, उस दिन को लेकर वो मैसेज कर रहे हैं। तो आप सोचिए किस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन के साथ आज ही शायद आज 2 पुण्यतिथि आज ही। और वही सोचिए, और एक दिन पहले वो क्या उन्होंने टीवी के ने ट्वीट किया, वहाँ पर जो प्रभाकरन मारा गया आतंकवादी था उसको लेकर रहे। तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन पे जब आप अपनी राजनीति करेंगे तो यही होगा। और जो कॉकरोच पार्टी को लेकर था, आज मैंने सरकार के कुछ लोगों से और बीजेपी के भी कुछ लोगों से पूछा, तो उनका ये कहना था कि ये अपोजिशन वाले ने मान लिया है कि हम सीधे सीधे तो नहीं लड़ सकते इनसे। तो इस तरह की चीज़ों को किसी तरह से कॉन्स्पिरेसी कराओ, कुछ करो, अपना सपोर्ट दो, ताकि एक माहौल बनाने की कोशिश कर लो। और इससे हमें कोई उसके पीछे जो आदमी है, जो जिस व्यक्ति ने शुरू किया है, 3 साल तक आम आदमी पार्टी में काम करके जा चुका है। और जाहिर तौर पे उसको यहाँ पर ये एक फॉर्मूला दिखाओ,
सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो निश्चित तौर पे चीफ वो जो जस्टिस की एक टिप्पणी के ऊपर ये सब किया वो गया है। टिप्पणी ऐसी थी कि जो शायद एक्चुअली इसको लेके माहौल ये बनाया जा रहा है सर कि ये है देश का मूड, लोग ये बेरोजगार युवा। अगर ये देश का मूड होता तो ये 1 करोड़ की बजाय कम से कम 10,000 तो सड़क पे आते। आपको कहीं कोई दिखाई दे रहा, 10 आदमी भी दिखाई दिया? अरे कांग्रेस का वर्कर दिखाई दिया क्या सड़क पे? बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी का वर्कर उत्तर प्रदेश के किसी जिले में दिखाई दिया? इटावा में, सैफई में दिखाई दिया क्या? तो बोल देना और ट्विटर पर जो है कोई कुछ पोस्ट कर देना वो अलग चीज़ है। राजनीति या कम से कम चुनाव उससे नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने का तरीका अब भी वही है, जमीन पर काम करने। ठीक है सर, बिना उसके आप चुनाव नहीं जीत सकते। जैसे इन्होंने कह दिया कि किताब सभी के पास है, कौन पढ़ेगा, फॉर्मूला भी सबके पास है, सबको पता है कि ज्यादा कौन कर पढ़ोगे तो पाता है। ऊपर इस पे जाओगे। बता दें मनोज जी सरोज शॉर्ट में प्लीज। हाँ, 2017 में चूंकि कांग्रेस के चीजों में हम लोग काम कर रहे थे, वहां पे भी 2017 में वो चीजें कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट करना चाहा। और जानते हैं, जब तक ये लोग जाते और बूथ अपना संभालते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख थे वो पता लगा लिए कि कांग्रेस के कौन से वोटर हैं, उनके पास पहुंचे, उनके पास पहुंच गए और उनको अपने तरफ से खींचनी है। तो अब सोच लीजिए इन्होंने जो कहा कि पेपर चोरी हो गया है तो पेपर लीक हो गया है तो चर्चा में खाटी लोग लेके भाग गए। सर समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आया। प्रदीप जी, मनोज जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में अभी इतना ही।